नमस्कार। दूरदर्शन यादगिरी की चमेली हिंदी प्रोग्राम की प्रस्तुति में मैं पूनम गुलेचा आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज आपसे बात कर रही हूं शब्दों के माध्यम से। शब्द एक ऐसा पावरफुल मीडियम यानी कि ऐसा एक शक्तिशाली माध्यम है जिससे ना केवल हम अपने व्यक्तिगत विचार बट हमारी जो सामाजिक कॉन्वर्जेशन होती है वह भी शब्दों के थ्रू होती है। शब्द की ऐसी एक माया नगरी होती है जिससे हम अपने विचार व्यक्त करते हैं। उनसे ऐसा जादू प्रस्तुत होता है जिससे हम इमेजिनेशन, हम शब्दों के साथ रोते हैं, हम शब्दों के साथ हंसते हैं, हम शब्दों की माया नगरी में पूरी तरह से घुल जाते हैं। शब्दों की ऐसी एक जादूगरनी से आज हम बात करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही मशहूर लेखिका, कवित्री आर्या झा। आर्या जी नमस्ते एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन यादगिरी की इस हिंदी प्रोग्राम चमेली की प्रस्तुति में। जी, आपका हार्दिक आभार पूनम जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपने आमंत्रित किया मुझे यहाँ आकर। जी, तो आर्या जी, जैसे मैं बता रही थी कि शब्द एक बहुत ही पावरफुल मीडियम, एक बहुत ही खूबसूरत माध्यम है जिससे हम, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप भी लिखती हैं, अपनी ऑडियंस से आप बात करती हैं, अपने विचारों को व्यक्त करती हैं। ये आपकी जो सफर की शुरुआत है शब्दों के साथ, आपकी जो ये दोस्ती है, ये जादू है, ये कहाँ से शुरू हुआ? कैसे आपको ये प्रेरणा मिली शब्दों को पेपर पे लाने की? शब्दों की बात बड़ी अच्छी कही आपने। दरअसल शब्दों का ये खेल, इसके विषय में मुझे ज्यादा उस समय एहसास हुआ जब मैं ग्रेजुएशन करने के बाद घर में बैठी थी और एक लंबा अवकाश हो गया था, क्योंकि उस समय मंडल कमीशन और कार सेवा के कारण 1990 की बात है जी। तो हमारे यूनिवर्सिटी के क्लासेस बहुत दिन तक एक्सटेंड हुए रहे। तो मैंने बहुत सारे उपन्यास उस समय पढ़े, जिसमें मक्सिम गोर्की की माँ पढ़ी, धर्मवीर भारती को पढ़ा और गुनाहों का देवता पढ़ा था उनका, और उसके अलावा 14 फेरे, अतिथि और स्पेशली चलोगी चंद्रिका, शिवानी जी की नॉवेल जब पढ़ी, जिसमें नायक नायिका से आग्रह करता है कि अब हम दोनों ही रिटायर्ड हो चुके हैं तो हम साथ आ जाते हैं, और नायिका आने के लिए तैयार भी होती है, लेकिन नायिका का उजड़ा हुआ रूप देखकर नायक मातृहीना शिशु के समान घास पे लेट के विलाप करता है। उसकी हिम्मत ही नहीं होती वो अपनी हीरोइन को देख तक सके। तो एक पुरुष मन का ये कमजोरी कि उसको खाली रूप से उसका लगाव है, वो अपनी पुरानी चंद्रिका को ढूंढ रहा है, जो कभी 16-17 साल की थी, चांद सी चमकती थी और जो इतनी ज्ञानी हो चुकी है, और उस पे से चंद्रिका ने भी अपना अटैची उठाया और वापस चली जाती है। मैं तो पहले ही जानती थी वो एक नंबर का नकारा आदमी है, फालतू उसके चक्कर में मैंने इस्तीफा दिया, वापस जाके अपनी नौकरी की बात करती हूँ। ये किताबों की माया नगरी है जिसमें कितने सारे इमोशंस एक साथ, जब आप पढ़ते हो ऑफ कोर्स आप सिर्फ उसमें शब्द लिखे होते हैं, बट इंसान का जो दिमाग होता है वो एक इमेजिनेशन होती है, आप जिसे विजुअलाइज कर सकते हैं, एक अंडरप्ले होता है जो इमोशंस का। ये सारा कुछ जो मिश्रण है, ये एक किताब के रूप में जब प्रस्तुत होता है, ये आई थिंक आपको सबसे ज्यादा उसने आकर्षित किया कि उस किताब ने आपको हंसाया भी, उस किताब ने आपको इंसान की जो अंतर्मन की भावनाएं हैं उससे रूबरू कराया। तो आपने भी अपनी जो किताबें हैं, जब उसमें ये सारा कुछ आपने उसमें सार जो है उसमें लाने की जब कोशिश करी, तो आप किस इमोशंस पे लिखती हैं? आपको किस इमोशन से जुड़ने में सबसे ज्यादा मजा आता है? जी, मुख्य रूप से मैंने एक चीज महसूस किया है कि हर लड़की बचपन में तितलियों के पीछे भागती है। एक ख्वाब तो सबकी आंखों में होता है, तो वो एक नाजुक सा जो सपना होता है जिसको लेके वो बढ़ती है, और बाद में छोटे छोटे नाजुक से बच्चों को वो पालती है। वो सब करते करते कहीं ना कहीं जब सब अपनी दुनिया में खो जाते हैं, अपने सपनों के पीछे भागने लगते हैं, तो वो जो नाजुक सा मन होता है वो कहीं ना कहीं अपने आप को महत्वहीन समझने लगता है। तो ठीक उसी इमोशन ने मुझे ज्यादा प्रेरित किया कि नहीं, जो सृष्टि करता है, जो सृजन कर सकती है, जो अपने बच्चों को बना सकती है, वो स्वयं को क्यों नहीं बना सकती? तो स्त्री की उस सृजनात्मक शक्ति पे मैं काम करती हूँ। मेरा ज्यादातर ब्लॉग या मेरी कहानियां सिर्फ उसके उसी अंतर मन के जो छुपे हुए द्वंद हैं, जिनको वो कभी प्रकट नहीं कर पाती है, उनको वो लिखती है, और उनको लिख करके वो उन महिलाओं से आत्मसात करती है खुद को, जिन सभी महिलाओं ने कहीं न कहीं
अपने मन की बातों को दबा रखा है। वाह, तो आपका जो सारा ऑडियंस है या आपकी जो प्रेरणा मैं कह सकती हूँ, औरतों पे ही आप ज्यादा लिखना पसंद करती हैं, ऑब्वियसली बिकॉज हम औरतें हैं, तो जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं और जो रोल्स हम निभाती हैं वो इतनी सारी होती है, हमारे मन में इतने इमोशंस, इतने थॉट्स चल रहे होते हैं, हम इतने काम एक साथ करती हैं, तो आई थिंक आपको प्रेरणा का जो स्तोत्र है वो ज्यादा मिलता होगा। बट नारी शक्ति पे या विमेन एम्पावरमेंट पे आपने अभी 4 पंक्तियां भी लिखी हैं, वो हमें सुनाइए प्लीज। जी, नारी पे मैं जरूर सुनाऊंगी। इनबिल्ट कह सकते हैं, वो मैनेजमेंट स्किल होता है उसके अंदर। वो माँ को देखकर, नानी को देखकर सीखती है, तो वो एक बचपन से ही उसके अंदर आ जाता है, पता नहीं समझ में नहीं आता कब वो परिपक्व हो जाती है। अच्छा, वो नारी का जो आपने कहा ना, वो तो भी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको अनकही बातों के बारे में कुछ कहती हूँ। जो मेरा एक मेन मुख्य विधा वो भी है कि जो बिटवीन द लाइन्स बातें हैं, जो रह गई हैं, जो कह नहीं सके हम, तो उसके विषय में अपनी 8 लाइनें कहूंगी। सब जो कह दिया, सब जो कह दिया तो कहने को रहा क्या, सब जो कह दिया तो कहने को रहा क्या, राज नहीं अगर दिल में तो धड़कनों में रखा क्या, राज नहीं है दिल में तो धड़कनों में रखा क्या, खुली किताब की मानिंद, खुली किताब की मानिंद खुल गए जो हम, पन्नों ने मुंह खोला तो पढ़ने का मजा क्या। वाह, पन्नों ने मुंह खोला तो पढ़ने का मजा क्या, कुछ तो कहो चुप न रहो, पाई है सजा क्या, कुछ तो कहो चुप न रहो, पाई है सजा क्या, खामोशी करे बातें तो जीने की अदा क्या, खामोशी करे बातें तो जीने की अदा क्या, अकेले तो नहीं तन्हा, अकेले तो नहीं तन्हा हम हजारों की भीड़ में, अकेले तो नहीं तन्हा हम हजारों की भीड़ में, संग हैं तो क्या और बिछड़ गए तो क्या। ओ लवली। और आखिरी 4 लाइन जो मैं अपने पिता को समर्पित करती हूँ, जो कभी कभी मैं महसूस करती हूँ, वो लिखा है, आप कहीं जुड़े तो। जी जी। सदाएं दूर से जो आई, सदाएं दूर से जो आई महसूस किया क्या, सदाएं दूर से जो आई महसूस किया क्या, बिगड़ी किसने बनाई आभास किया क्या। अरे वाह। बिगड़ी किसने बनाई आभास किया क्या, कौन है जो हौले से स्नेह जता जाता है, कौन है जो हौले से स्नेह जता जाता है, कुछ ऐसा तुमको भी एहसास हुआ क्या, कुछ ऐसा तुमको भी एहसास हुआ क्या। ये आपने अपने पिताजी के लिए लिखी है, जो आप बता रही हैं आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रेरणा, सपोर्ट सिस्टम जो आपकी फैमिली रही है, आपके फादर रहे हैं। जी। ये जो आपने लेखक बनने का एक जो दौर, आपने जो सफर तय किया है अभी तक, ये आसान नहीं रहा होगा, बिकॉज एज अ पेरेंट हम हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बहुत ही एक अनकन्वेंशनल सा फील्ड है। तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने उन्हें बताया कि नहीं, मेरी रुचि लेखन में है, मैं लेखिका बनना चाहती हूँ, तो उनका क्या रिएक्शन था, उन्होंने किस प्रकार से आपको सपोर्ट किया। हाँ, मेरे पापा का मैं देखती थी, मेरे पापा की आंखें अभी भी मुझे याद आती हैं, तो एक लाइट हाउस के समान थी, जो समुद्र में तूफानों में आप जब घबराते हो तो आप उनके तरफ देखते हो तो एक नजर जो आश्वस्त करती है, डोंट वरी मैं हूँ। और वो एक रोशनी, उसका पीछा करते हुए मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो पापा की इच्छा थी, उन्होंने मुझे सिखाया ही था, पता नहीं बचपन में क्या था, लेकिन मैं सुनती हूँ, मेरी माँ बताती हैं कि मैंने पहला शब्द माँ पापा नहीं कलेक्टर बोला था। तो इस हद तक मेरे अंदर वो जुनून था कि मुझे यूपीएससी करना है। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मेरी संवेदनाएं या जो भावनात्मक रुझान रहा, जो कहानियों की तरफ घूम गया, तो वो कहीं ना कहीं पापा को भी अच्छा लगा, क्योंकि जब वो मुझसे पूछने लगे कि किसी पेन नेम से लिखते हो क्या, हमने नहीं पापा, मैं आर्या झा नाम से लिखती हूँ। फिर कहा अच्छा। फिर जब मैंने उनको अपना विजिटिंग कार्ड दिया तो उसको बड़े शौक से उन्होंने अपने पर्स में संभाला। उस समय जो उनके आंखों में चमक थी, और जब उन्होंने मेरी कहानियां पढ़ी जो कि दैनिक भास्कर की आहा जिंदगी में छपी थी, तो उसको खोलते हुए उन्होंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी रेप्यूटेड मैगजीन है, तुम इसमें लिखते हो। अरे वाह। तो उस दिन उनके चेहरे पर जो गर्व था वो मेरे ही आत्मविश्वास को बढ़ाता चला गया कि यस जी, पापा इज हैप्पी नाउ। वेरी ट्रू। पेरेंट्स का जो सपोर्ट होता है, बस आके पेरेंट्स बोल दे कि बच्चा तुम अच्छा कर रहे हो, वो ही अपने आप में, जैसे आपने बोला है कि एक आत्मविश्वास जगाता है। बट ये चीज भी बहुत जरूरी है कि आप आसपास की दुनिया में लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी जो इमोशंस है, उनकी जो फीलिंग्स है, उन्हें ऑब्जर्व करके आप अपनी स्टोरी
के जो इंस्पिरेशन आप प्राप्त करती हैं, आपने भी जो 4 पंक्तियां भी हमें सुनाई, इट्स वेरी हार्ट टचिंग। और आप जो लिखती भी हैं, आई एम श्योर उसकी रिकग्निशन हर जगह आपको मिलती होगी, उसकी प्रशंसा, उसका प्रोत्साहन आपके घर से ही नहीं, आपको समाज में भी मिलता होगा। आप काफी पुरस्कृत भी रही हैं, आप काफी पब्लिश्ड भी हैं। तो आज हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि आपने आपकी जो अवार्ड्स की जर्नी रही है, आपकी जो रिकग्निशन की जर्नी रही है, वो किस प्रकार रही है? हाँ, वैसे तो मेरी कई किताबें आ चुकी हैं, जिनमें से पहला उपन्यास मेरा अपराधिनी था, जो मेरे स्वयं का आत्मकथा है, जो अमेजन पे उपलब्ध है। उसने भी अच्छा धूम मचाया था। उसके अलावा ऑनलाइन वुमनिया, जिसकी प्रेरणा स्रोत अमृता श्री दी रही हैं, तो उनकी वजह से हम लोग ने ये किताब निकाली और इस किताब ने भी अच्छा मुकाम हासिल किया, जिसके लिए हमारा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया और सर्टिफिकेट और मेडल्स मिले और काफी इसके बाद ही नेम फेम सब कुछ मिला। इसके अलावा एक और किताब है जो हमारी 3 सहेलियां थी और हमने बहुत मन से निकाली, मंजूषा, जिसमें बेस्ट कहानियां हैं और इसने भी बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, लोगों ने बहुत सराहना की, जिसमें मेरी एक सहेली मंजुला एमदूसी है, दूसरी ऐश्वर्या मिश्रा है। ये सब हम मॉम्स पेसो जगत की लेखिकाएं हैं, ब्लॉगर्स हैं और इनमें सारी वही कहानियां हैं जो लाखों करोड़ों लोगों ने पसंद की हैं। अरे वाह। तो और इसके अलावा भी एक किताब है जो कि नारी मन की कहानियां, जो अभी प्रेस में है जी, वो हिंदी दिवस तक आ जाएगी। अरे वाह जी। तो ये तो किताबों की जर्नी है। आई थिंक आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, आप सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव हैं। तो ये जो जर्नी है, लेखक जनरली कोशिश करते हैं कि हम किताबों के माध्यम से लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, बट आज की जो जनरेशन है वो ज्यादा सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स पे ज्यादा अपना समय बिताना पसंद करती है। तो इट्स बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि आप भी उस प्रकार से अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं, एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने की, ज्यादा से ज्यादा औरतों तक पहुंचने की। तो सोशल मीडिया का आज की डेट में क्या रोल है, एक लेखक के रूप में, एक कवित्री के रूप में, एक ब्लॉगर के रूप में? आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का क्या पावर है? जी, सोशल मीडिया को ऐसे कह सकते हैं कि एक तो सबके पास आजादी है, वो चाहे तो प्रेस तक ना जाएं, वो अपनी बात, अपने मन की बात कह सकती हैं, वो एक अच्छी चीज हुई है। कोई भी आज तन्हा नहीं है। यूं तो लोग कहते हैं कि भीड़ में भी हम तन्हा रहते हैं, लेकिन आप चाहें तो अपनी मन की बात शेयर कर सकते हैं। सोशल साइट्स है, हालांकि उसमें आदमी अपनी हर बात तो कह नहीं पाता, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको 24/7 कोई ना कोई अवेलेबल होता है जो आपको सुन सकता है। तो वो एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि उतनी निर्भरता भी अच्छी नहीं है, क्योंकि किताबों का माध्यम एक अलग है। आप देखो, जो हमने पहले पढ़ा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था, उसका इम्पैक्ट आज भी है कि उसने जो कहा था मैंने कर दिया जी। और आज की कहानियां हैं जो हम वेबसाइट्स पे पढ़ते हैं, तो वो चीजें कभी न कभी दिमाग से निकल आती हैं। क्यों? कि कारण ये है कि वो अक्षर हमारे जहन में नहीं आते। जो किताबों की खुशबू होती है, जो वो अक्षर है, जो विजुअलाइजेशन आता है, तो दिमाग के किसी कोने में वो रह जाता है, तो उसका असर अलग ही होता है। इसीलिए मैं किताबों को ज्यादा किताबों का फील होता है जब आप हाथ में बुक पकड़ती हैं, एक कोने में जाकर अपने चाय के कप के साथ जब आप बैठती हैं, तो वो दुनिया ही अलग है। बिल्कुल। तो आज भी आप जैसे बता रही थी कि एक अलग सेक्शन है ऑडियंस जो प्रेफर करती है कि भाई हम अपनी बुक उठाए और पढ़े, कंपेयर टू से अ फोन। तो बहुत बहुत सही कहा आपने। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपसे आपकी जो ये जर्नी के बारे में और बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ दूरदर्शन यादगिरी की चमेली हिंदी प्रोग्राम में। बस हम अभी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चमेली प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है आर्या झा, जो कि एक बहुत ही मशहूर लेखिका, कवित्री और ब्लॉगर भी हैं। वह हमसे बात कर रही हैं अपनी जर्नी के बारे में कि वह कैसे लेखक बनी, कैसे उन्होंने कविताओं में महिलाओं की जो भावनाओं का सारांश है, उनका सार है, वो उसमें कैप्चर करने की उन्होंने जो एक कोशिश करी है। आज हम आर्या जी से उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्या जी, आप हमें ये बता रही थी कि
कैसे कविताओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से आपने जो औरतों की इमोशंस के बारे में है, उनकी जो जर्नी के बारे में है, उनकी स्ट्रगल के, उनके सफर के बारे में आप कहानियां लिखती हैं। तो आज भी आपकी और एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि आप लिखती भी हैं, बट उसी भाषा, हिंदी भाषा और उसी समाज को आप अपनी तरफ से गिव बैक करने की भी कोशिश कर रही हैं। आप भाषा से जुड़ी हैं, आप उसमें काफी काम भी कर रही हैं। तो आज आप भाषा से किस प्रकार जुड़ी हैं, इस सोसाइटी से आप किस प्रकार जुड़ी हैं, समाज में आप किस तरह से अपना योगदान कर रही हैं, उसके बारे में भी बताइए। जी, आपका जो सवाल था कि मैं सोसाइटी को क्या गिव बैक कर रही हूँ, जी, तो इसके पीछे मैं यही बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी की हमेशा यही मंशा रही थी कि अगर तुम पढ़े लिखे हो, जो कुछ तुम महसूस करते हो वो लोगों को आभास न कराया तो फिर क्या किया। तो इस तरह से मैंने लिखने के अलावा भी मैंने सोचा कि उसको वर्बल भी, ओपन माइक्स भी मैंने कई सारे किए हैं। एक ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ जो कहकशां ग्रुप है। कहकशां आप कह सकते हैं जिसका अर्थ ही है आकाश गंगा, और सचमुच ही आकाश गंगा के समान शायरी के आसमान पे ये श्री आनंद कक्कड़ जी द्वारा निर्मित ये ग्रुप है जो 5 सालों से चल रहा है। और ये एक सिर्फ व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नहीं है, ये कोई वर्बल ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म ही नहीं है। अच्छा। ये एक लाइव ग्रुप है जो गाथा महोत्सव जिसने हाल फिलहाल किया, जिसने साहित्य के क्षेत्र में हिंदी और उर्दू के उत्थान के लिए, आज के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, जो पुराने नामचीन शायर हैं उन सबके शब्द, उनके अर्थ, उनके साप्ताहिक कार्यक्रम ये समय समय पे करते रहे हैं। अच्छा। और इस ग्रुप की खासियत ये है कि इसमें राष्ट्रीय स्तर के कई पद्मश्री अवार्ड, एक सोमा घोष जी हैं, ममता कालिया जी हैं जो कि बहुत सुप्रसिद्ध लेखिका हैं, जिनकी किताब मैंने 1990 में पढ़ी थी, बेघर। अच्छा। जो कि बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और उसके अलावा यश मालविया जी हैं, प्रताप सोमवंशी जी हैं। इन सब से जब मेरा रूबरू बातचीत होता है तो वाकई अपने आप में लगता है कि हाँ, मैं कुछ कर रही हूँ। और वहाँ हम अपने देश के जो युवा लोग हैं उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको मंच प्रदान करते हैं जो कि साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ा सके। वेरी नाइस। और भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप बता रही थी, सूत्रधार सांस्कृतिक ग्रुप जिसके साथ आप जुड़ी हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए। जी, सूत्रधार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था जो है ना, ये हैदराबाद की है। अच्छा। इसने कोरोना काल में बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है। ये 2-2.5 साल हुए हैं इसको चलाते हुए, और उसमें मैं संगठन समिति सदस्य हूँ। और उसमें हमारी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं सरिता सुराना जी, उनके नेतृत्व में ये चल रहा है। अच्छा। और वो विविध कार्यक्रम कराती रहती हैं जिसमें साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और युवाओं को, युवा लेखकों को प्रेरणा देने के लिए, और समय समय पे वेब पोर्टल में भी कहानियां, और हम सभी स्वतंत्र लेखन करते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हमने दक्षिण भारत में हिंदी को जिंदा रखा है, हिंदी को आगे बढ़ाया है। वाओ। तो जब आप ऑनलाइन भी लिखती हैं, जो सोशल मीडिया पे जब आप ब्लॉगिंग भी करती हैं, ऑडियंस का किस तरह से आपको फीडबैक आता है या रिएक्शन मिलता है? आपको किस तरह से, क्योंकि किताब आपको पता चलती है कि बिक रही है, आप मतलब और लोगों से मिलते हैं, आपको फीडबैक मिलता है, बट ऑनलाइन जैसे एक बहुत ही गुमनाम सा प्लेटफॉर्म है, पर आप अपनी सक्सेस किस तरह से मेजर कर सकती हैं? हाँ, ऑनलाइन में ये जब लगता है, जब लोग बहुत सुनते हैं, आपको सुनते हैं, आपको पढ़ते हैं, आपकी इंटरव्यूज देखते हैं जी। और अखबारों में ढूंढ के आपकी और पत्रिकाएं खरीद के पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हाँ, आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिससे वो लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जहाँ पे ये मॉम्सप्रेसो है, जो जिस मंच के लिए मैंने शुरुआत की थी लिखने के लिए, तो उसके जो भी पाठिकाएं हैं वो सभी अधिकांश महिलाएं हैं, आज इसको कहते हैं मॉम्स की प्रेस है जी। तो वो सभी इतने अच्छे उसमें अपने विचार प्रकट करती हैं, इतना ज्यादा उसे रिलेट कर पाती हैं कि सचमुच लगता है कि सच में आज की महिलाओं को अपनी बातों को कहने की आजादी बहुत जरूरी है। और इस मामले में वाकई आज का ये वर्चुअल वर्ल्ड काम आ रहा है। वेरी नाइस। इस किताब के बारे में बताइए, जो इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो आपकी बुक आई है, ये किस तरह से ये बीज इसका बोया गया था? आप जो 32 महिलाएं एक साथ आई थी, एक साथ एक विचारधारा पे या एक साथ एक गोल पे आने के लिए, आपकी ये जर्नी की शुरुआत किस तरह से हुई? आप लोग एक साथ बैठे थे एंड ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हुआ कि चलो एक साथ कुछ करते हैं, एक कॉमन कोई थीम है क्या इस बुक का? इसके बारे में हमें बताइए। जैसा कि इसका नाम ही है, ऑनलाइन वुमनिया।
अच्छा। तो ये सभी महिलाएं जो हैं ये ऑनलाइन ही जुड़ी, कोई किसी से उस वक्त तक मिला तक नहीं था। अच्छा। ऑनलाइन जुड़े, और जैसे आपने कहा ना शुरू में ही कि शब्दों का जो ये चीज है ना, शब्द जोड़ते हैं, तो सब शब्दों के ही जाल में हम सभी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए रहे, और वो बुनता चला गया। और ये 32 महिलाएं सच में किसी भी विदुषी के 32 दांतों की तरह हैं, जो कि विभिन्न रस में अपनी अपनी रचनाएं जिन्होंने प्रस्तुत की, और ये एक बहुत ही सफल किताब बनी। और हमने सब ऑनलाइन ही किया। अच्छा। ऑनलाइन ही किताब, मतलब कहानियां अपनी अपनी भेजी, उनका संपादन हुआ, फिर उनका प्रकाशन हुआ। अच्छा। जिसमें हमारी एक सहेली है मनीषा पांडे गौतम, उन्होंने इसको जो है अंतिम इसका रूप दिया था। और बहुत बढ़िया एक कदम कह सकते हैं कि दूर दूर रह के भी सब जुड़े और सबने मिलके एक कदम उठाया जो कि सफलीभूत हुआ। वाह, वेरी नाइस। सो यही पावर है एक ऑनलाइन मीडियम का, एक सोशल मीडिया का, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म का, जहां हम सब मिलजुल कर देश के कोई भी कोने में अगर हो तो मिलकर आज हम औरतों के सम्मान के लिए, उनकी जो नारी शक्ति जिसको बोल सकते हैं, उसके उद्धार के लिए, उसके जो रस है, मतलब अलग अलग रस है, श्रृंगार रस है, एक अलग अलग जो उनके रस है, उन्हें मिलाकर हम एक पूर्ण कंप्लीट रूप उसे दे सकते हैं। आपके परिवार वाले भी आपके सबसे बड़े क्रिटिक्स रहे होंगे। आप लिखती इतना है, घर वाले जनरली मतलब प्रोत्साहन तो देते ही हैं, बट जो सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं, तो आपके परिवार ने आपको किस तरह से ये प्रोत्साहन दिया, ये सपोर्ट दिया, उसके बारे में भी हमें बताइए। हाँ, ये तो सही है कि एक माँ और माँ की ममता हमेशा ही कहती है कि पहले अपने बच्चे का ख्याल रखो जी। फिर कहीं ना कहीं उसके मन की स्त्री भी जागती है कि अपने पति का ख्याल रखो। ये सही है कि मेरे पति ने कई बार बिना नमक के खाना भी खाया है और मेरी बेटिया को कभी कभी मुझसे बात करने के लिए भी इंतजार करना पड़ा है। मैं किसी कहानी में हूँ तो उन लोगों का बहुत प्रोत्साहन रहा और उन्हें अच्छा लगता है जब मैं कुछ अच्छा काम करती हूँ। लेकिन ये सच्चाई है कि हमेशा लाइफ इतना आसान नहीं होता। कहीं ना कहीं जब उनके मन की दबी इच्छाएं समझ में आती है, जब कोई बहुत अच्छा खाना बना के खिलाता है तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से निकल जाता है कि शुक्र है आप राइटर नहीं हो तो ये एक है, कहीं ना कहीं हर इंसान कॉम्प्रोमाइज तो करता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। तो इतना सब होने के बाद घर पे जैसे आप बोल रही थी कि आपकी बेटी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में जाकर पढ़ने वाली है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बेटी को आपको भी देखकर एक प्रोत्साहन मिला होगा कि मेरी माँ जब इतना कुछ कर सकती है तो मैं क्यों उनसे इंस्पायर ना हूं। तो ये एक औरत का बहुत बड़ा योगदान होता है, ना केवल अपने परिवार को संभालने में बल्कि अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनने में, एक इंस्पिरेशन बनने में। जैसे कि आपकी माँ भी आपके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, वो भी काफी नॉवेल्स पढ़ती थी जैसा आप बता रही हैं। तो विमेन को अपने आप को गिल्ट नहीं फील करना चाहिए कि मैं शायद अपने घर वालों को या अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि वह भी इतनी सशक्त होती है, इतनी सक्षम होती है, इतनी पूर्ण होती है अपने आप में, इतना उसमें भरपूर टैलेंट होता है। बट कहीं ना कहीं हम अपने आप को हल्का सा दबा लेते हैं बाकी सबको अकोमोडेट करने के लिए। तो इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? आज की जो विमेन है, जो लिखना भी चाहती हैं, जो नहीं भी लिखना चाहती है, जो आज ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं उन्हें यही बताना चाहूंगी कि सचमुच नारी जो एक शक्ति का पुंज है, जो कहा गया है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ जगतल में, अचल स्रोत सी बहा करो तुम जीवन के सुंदर समतल में। वो सुंदर है भावों से, रूप से, लेकिन सिर्फ वो रूप और भावों की नहीं है, उसके अंदर भी एक जीता जागता इंसान है जो कभी कराह सकता है, कभी किसी पीड़ा में हो सकता है, कभी तकलीफ हो सकती है। और अगर वो घर के बाहर कमाने भी जाती है तो ऑब्वियस है कि वो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए जाती है। उसके बाद भी उसको कई बार ताना उलाना सुनना पड़ता है कि तुम ये कर रहे, तुम कैसे देख सकती थी, बच्चे का होमवर्क तुम कैसे देखती, तुम तो ऑफिस में थी। उसी जगह पे उसका पति बहुत कम होता है, 1% ही पुरुष ऐसे हैं जो कि अपनी तरफ से वो उतना कवर अप करते हैं। वो जो कहते हैं ना, एक गाड़ी का 2 पहिया है, लेकिन एक्चुअली एक पहिया किसी और दिशा में जाता है और गाड़ी का वजन दूसरे पहिए पे होता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि नारी आज से नहीं, आदिकाल से उसने हमेशा ही वो पुरुष को भी आगे बढ़ाती रही है। जो कहते हैं ना
कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। कहाँ कहते हैं कि एक सफल स्त्री के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है? तो स्त्री के अंदर ही वो पावर है कि वो 2 घंटे 3 घंटे सो के भी, अपने बच्चे को देख करके भी, फिर भी वो ऑफिस में वो बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड ले सकती है। ये सब तो नारी शक्ति की बातें हैं जी, बिल्कुल। और नारी वाकई बहुत शक्तिशाली है जी। इसी बात पे जो अभी हाल ही में हमारा जो 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन था, उसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि उनका मैसेज इस साल का सारे देश के लिए है कि आज की जो विमेन है उन्हें हमें पूर्ण आदर देना चाहिए, पूरी तरह से उन्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए। और जो विमेन, जो 50% हमारी जो आज की आबादी है विमेन, उन्हें आगे बढ़ने में भी उतना ही प्रोत्साहन परिवार का भी होना चाहिए, हस्बैंड का भी होना चाहिए, बच्चों का भी होना चाहिए और स्वयं खुद औरत का भी होना चाहिए। सही बात है। तो बिल्कुल लग रहा है हम लोग कहीं ना कहीं वैदिक काल की तरफ वापस कदम बढ़ा रहे हैं जी। कि जब हमारे यहाँ के हिंदुस्तान की नारियां जो है पूजी जाती थी जी। जो बहुत बहादुर हुआ करती थी और उनका हमेशा ही वो आदर्शात्मक रवैया रहा था जी। तो उस तरह से ही वापस लग रहा है कि हमारा समाज वापस वैदिक काल की ओर जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने कही जी। और सचमुच आज की स्त्रियों को उतनी ही सशक्त रहनी चाहिए और साथ ही साथ ममता तो उनके अंदर स्वाभाविक तौर पे है, तो वो कभी भी उतनी शक्तिशाली तो नहीं होंगी कि वो ममता के हाथ से तो कमजोर होंगी ही होंगी, लेकिन साथ ही साथ उनको खुद को भी नर्चर करना चाहिए जी। उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो सृजनात्मक शक्ति उनके अंदर है, अगर वो बच्चे का निर्माण कर सकती हैं तो अपने को कमजोर नहीं कर सकती, खुद को भी संभालना उनको आना चाहिए। आपकी कुछ कविताएं हैं या आपकी कोई फेमस स्टोरी है जो बहुत ही प्रकाशित है, जो बहुत ही प्रशंसा जिसकी की गई है, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला है? एक तो हमें ये बताइए कि आपको और किन पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, किस तरह का आपको रिकॉग्निशन मिला है, और आपकी कोई ऐसी फेमस कहानी, कविता जो आज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? वी वुड लव टू लिसन। मेरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो हुई कहानी वो अभिमान है जी। अभिमान एक अभिमानी स्त्री की कहानी है जो कि अच्छा। हमेशा फर्स्ट आती रही और उसको हमेशा यही लगा कि मेरे आगे तो कोई है ही नहीं है, और उसको बहुत ही विनम्र पुरुष जो कि थोड़ा सामान्य औसत परिवार से आता है और वो उसके उस स्वाभिमान की भी रक्षा करता है और साथ ही साथ अंत में दोनों मिलते हैं और आखिरी जो वाक्य है वो कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारा स्वाभिमान वापस देता हूँ, तुम जैसी हो वैसी ही रहना, कभी हारना नहीं, हमेशा जीतती रहना। तो इस कहानी ने सच में करोड़ों लोगों का दिल जीता। इसके पीछे आज भी इतनी सारी समीक्षाएं आती हैं कि उनका जवाब देते हुए मैं भी थक जाती हूँ। वाह। इसके अलावा एक वो सृजन कहानी जो मैंने आपको बताया कि वो मेरी एक बहुत प्रिय मित्र की कहानी है जिसे मैं फेसबुक पे मिली थी बहुत सालों के बाद, और मुझे पता चला कि जिसने 17-18 वर्ष की उम्र में विवाह किया और वो 35 इयर्स या 36 शायद विधवा होने के बाद उन्होंने वापस से पीएचडी किया, पहले बीए किया, एमए किया, पीएचडी किया और अभी इग्नू में काउंसलर के पद पे कार्यरत है। तो उन्होंने वो चीज दिखा दिया कि इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता और एक महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो उनको देख करके भी मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के किरदार जो खुद ब खुद कहानीकार को ढूंढ लेते हैं, उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला और वो कहानी भी बहुत प्रसिद्ध हुई। गृहलक्ष्मी की वेबसाइट पे उसको बहुत ज्यादा सराहा गया है। अच्छा, वेरी नाइस। ये तो है आपकी जो प्रकाशित कहानियां हैं। आपको किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इन कविताओं के लिए, इन कहानियों के लिए? आपकी कविताएं भी प्रकाशित हुई है क्या? और आप अपनी मतलब कुछ कविताएं भी सुनाइए हमें। जी, कविताएं भी बहुत सारी प्रकाशित हुई हैं। साझा संकलन है ज्यादा, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। और जो पुरस्कार वगैरह मिले हैं वो हिंदी मिलाप से यहाँ पे हैदराबाद में है एक युद्धवीर फाउंडेशन, उसके तरफ से भी मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला था। एक हास्य व्यंग्य लिखा था उसके लिए, तो वो भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। संस्मरण लिखा था। और अभी जो आप कविता की बात कर रहे हैं, हैदराबाद की एक विशिष्ट बात है कि यहाँ की बारिश इंसान को बहुत परेशान नहीं करती, थोड़ा सा प्यार भी बरसाती है। तो इस बारिश में मैंने कुछ लिखा था जो हाल फिलहाल जो कि बहुत सराहा गया, तो इसको मैं पढ़ना चाहूंगी। अद्भुत अनोखा सा दृश्य है, अद्भुत अनोखा सा दृश्य है कि धूप भी है और फुहार भी। अद्भुत अनोखा सा दृश्य है कि धूप भी है और फुहार भी। ज्यों जननी हो नाराज, ज्यों जननी हो नाराज और लुटा रही है प्यार भी। वाह।
जो चुभे हो पाँव में काटे, जो चुभे हो पाँव में काटे, सहला रहे हैं गुलाब भी, अथक प्रयास के बाद की हार, अथक प्रयास के बाद की हार, और मिले सांत्वना पुरस्कार भी। दूर कहीं जो मुस्काए तुम, दूर कहीं जो मुस्काए तुम, चमकी आदित्य की किरणें भी, भीगा भीगा था मन मेरा, स्मित मधुर बना श्रृंगार भी। उफ ये कारीगरी ईश्वर की, उफ ये कारीगरी ईश्वर की, जहां मिलन है तो बिछोह भी, एक हथेली में आग का गोला, दूसरे में शीतल चांदनी भी। एक हथेली में आग का गोला, दूजे में शीतल चांदनी भी। ये जीवन एक रंगमंच है, ये जीवन एक रंगमंच है, जहां विद्रोह है तो समागम भी, जैसा दामन वैसा आचरण, प्यार है तो व्यापार भी, प्यार है तो व्यापार भी। हाउ नाइस। ये ह्यूमन इमोशंस का जो कॉन्ट्रडिक्शन है जी, इस शहर की बारिश के माध्यम से आपने ह्यूमन इमोशंस का वो जो कॉन्ट्रडिक्शन बताया है, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। और आप कुछ और भी अगर सुना रही हैं तो प्लीज, इसमें ऐसे डूब जाने का मन करता है। अच्छा। अरे बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया। वैसे एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, शायद आप विश्व भाषा अकादमी के बारे में भी जानते होंगे, उसकी तेलंगाना इकाई से भी हम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा समय समय पे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह करते रहे हैं जी। तो उसके विषय में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ भी मैं सह सचिव की भूमिका निभा रही हूँ। अच्छा। और उसमें भी हम लोग समय समय पे तीज त्योहार आते हैं ना, तो कोई ना कोई कार्यक्रम सावन से रिलेटेड, जैसे अभी बारिश की कविता कही, तो इस तरह की बातें उसमें होती हैं। एक चीज जो एक बात जो मुझे खुद बहुत पसंद आई थी, जिसको मैंने खुद बहुत सराहा था, वो मजाज साहब का एक शेर है कि तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो हर महिला को जितना ही ज्यादा उसमें खूबसूरती है, उस खूबसूरती के अलावा उसके अंदर वो इनकलाब भी होनी चाहिए। ये भी मैं कहना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए संदेश देना चाहती हूँ कि अगर वो इनकलाब आ गया तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी, इनकलाब खुद से भी होना चाहिए और इनकलाब बाहर से भी होना चाहिए। जी, जी। नारी अपने आप को भी दबाती है क्योंकि वो खुद भी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के उद्धार के लिए दबाती है। तो वो इनकलाब जैसे आप बोल रही हैं, वो स्वयं के साथ भी होना चाहिए और बाहर की दुनिया के साथ भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं मत जाइएगा, हम बस अभी आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दूरदर्शन यादगिरी की चमेली हिंदी प्रोग्राम की प्रस्तुति में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आर्या जी से, जो हमें बता रही हैं उनकी कविताओं के बारे में, उनके ब्लॉग्स के बारे में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आई उनकी किताब के बारे में, ऑनलाइन वुमनिया जरूर पढ़िएगा। वो हमसे बात कर रही हैं उनकी कविताओं के बारे में। आइए सुनते हैं आर्या जी से। आर्या जी, आप ब्रेक पे जाने से पहले अपनी ये कविता के बारे में हमें बताने वाली थी, तो आप प्लीज हमें सुनाइए और उसके पीछे आपका इंस्पिरेशन, आपकी थॉट प्रोसेस, उसके बारे में भी हमें बताइए। ये जो कविता लिखी गई थी, ये पिछले दिनों जब 10-15 दिनों तक बिल्कुल बारिश सा मौसम था और चांद नहीं दिख रहा था, मैं बड़ी बेचैन थी। आपको जैसे लगेगा कि एक कवि का हृदय हमेशा चांद और तारे ढूंढता है ताकि उसको देख करके उसके अंदर जो है वो कुछ बातें करवट ले सके। ऐसे में ना हमारे प्लेटफॉर्म पे एक चैलेंज आया था, कोहरा करके, कोहरा चैलेंज आया था। तो मैंने कहा कि कोहरा तो मन ही पे छाया हुआ है, चांद दिख नहीं रहा है। तो ये एक थॉट के साथ मैंने ये लिखा, जिसको कि जो कि विजेता बनी थी जी। तो वो मैं कहूंगी आपको। आसमानी अंबर खो सा गया है, आसमानी अंबर खो सा गया है, चूनर तारों भरा न जाने कहाँ है। आसमानी अंबर खो सा गया है, वो चूनर तारों भरा न जाने कहाँ है। मेघा गगन को जो ढकने लगा है, बिरहन को सावन अब डसने लगा है। वाह। बिरहन को सावन अब डसने लगा है। चांद अपने घर से निकला नहीं है, चांद अपने घर से निकला नहीं है, आजकल मुझ में कुछ भी मुझसा नहीं है। अरे वाह। चांद अपने घर से जो निकला नहीं है, आजकल मुझ में कुछ भी मुझसा नहीं है। इंतजार पलकों का साथी बना है, इंतजार पलकों का साथी बना है। कोहरा न जाने क्यों हटता नहीं है, कोहरा न जाने क्यों हटता नहीं है।
खोया था प्रीत और अब साथी बिछड़ा है। प्रीत पुरानी बात है और साथी चांद है जी। तो खोया था प्रीत अब साथी बिछड़ा है, जाग कर जिसके संग गुफ्तगू किया है, बातों में उसके एक संजीवनी है, बातों में उसके एक संजीवनी है, जीना उस बिन दूभर हुआ है, जीना उस बिन दूभर हुआ है, आएगा एक दिन तो होगी मीठी बातें, आएगा एक दिन तो होगी मीठी बातें, मन मिलन की आस में दुल्हन बना है, मन मिलन की आस में दुल्हन बना है। वाओ, ये विरह की जो वेदना है ये आई थिंक आपकी कविता में बहुत खूबसूरती से मतलब निकल कर आया है। चांद को एक मेटाफर लेकर आपने अपने मतलब जो मन की बात बताई है। उस समय काफी डिप्रेसिंग माहौल था। अब अभी चांद की बात करें, धूप भी तो नहीं था, सूरज भी तो नहीं था जी। तो एक तरह से वो दोनों ही चीज का जो मिसिंग होना था, सारे लोग कभी कभी बहुत मतलब लो फील कर रहे थे, तो उसमें ही मैंने अपने शब्द जाल बुन दिए। वेरी नाइस। हम बात कर रहे थे आपकी ये लेखिका बनने की जो जर्नी रही है, ये जो आपका सफर रहा है, ये भी कठिनाई पूर्ण, और आपकी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप एक बेटी हैं, आप एक माँ हैं, आप एक पत्नी हैं, आप एक टीचर भी रही हैं, इतने सारे रोल्स एक साथ निभाकर, क्योंकि कभी कभी जब अपना माइंड फ्री नहीं होता है तब लिखना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। वो तो इतने सारे रोल्स एक साथ निभाते हुए, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आप समय कैसे निकालती थी लिखने के लिए? आप प्रेरणा कहाँ ढूंढती थी, किस प्रकार ढूंढती थी, और आपका लिखने का जो समय होता था उसमें आप किस प्रकार डूब जाती थी, ये आज हमें बताइए। क्या खूब पूछा आपने। ये तो आपने मेरी उस चीज को, सीक्रेट को पूछ लिया है। तो इसमें मुझे लगता है ना कि जुनून सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब आपके अंदर एक जुनून सा हो जाता है कि नहीं मुझे लिखना है, जब कोई किरदार आपके दिमाग में घूमने लगता है तो लगता है कि उसके संग तो जस्टिस करना है और वो दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। वो दिमाग से निकल गया तो फिर उसकी रचना कैसे होगी। तो इसके लिए मैंने मी टाइम ढूंढना शुरू किया। अच्छा। हाँ, और ऐसे टाइम में सुबह सुबह का वक्त जब मैं सारे काम से निश्चिंत हो जाती थी तो सबसे पहले मैंने फोन उठाकर, लैपटॉप उठाकर अपने उस किरदार के बारे में लिखना, उसके भावों को संजोना और उसको जीना। एक्चुअली सच कहें तो हम उस किरदार को जीने लगते हैं, उसकी आत्मा में घुस जाते हैं और वो क्या क्या महसूस कर सकते हैं तो उसको लिखने लगते हैं, तब जाकर के कोई रचना पूर्ण होती है। और ये भी वैसे ही है जैसे किसी माँ का एक बच्चे का जन्म होना, कहीं ना कहीं वो जो होता है ना, जैसे कि कुछ नया क्रिएट करना। हाँ, कुछ नया क्रिएट करना। तो जैसे फसल बोते हैं, सिर्फ उसी तरह से भावों की दलदल होती है और उस पे बीज पड़ता है जब किरदारों का, और उसके बाद हम उसको जो है थोड़ा थोड़ा उसको पुष्पित पल्लवित करते हैं, पानी खाद देते हैं, अपनी बातें लिखते हैं और उसको सींचते हैं। और बाकायदा वो एक दिन ऐसा होता है कि जैसे एक माँ का एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे कोई कविता बाहर आती है या कहानी बाहर आती है। तो यही एक प्रोसेस रहता है जिसके लिए मैंने 2-3 घंटे हर दिन निकाला है और मुझे बहुत मजा आता था। हाँ, ये भी सच बात है जो आपने कहा, जिम्मेदारियों को छोड़ के तो हम नहीं कर सकते, तो आपको अपना वो समय सुनिश्चित करना पड़ता है, बैलेंस करना होता है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज है आज हमारी ऑडियंस के लिए, जो औरतें खासकर जो आज हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने इस पैशन को फॉलो करना, उस पैशन को रिकॉग्नाइज करना कि हाँ, मुझ में ये कैपेबिलिटी है, मुझ में ये शक्ति है कि मैं अपने विचारों को, अपने शब्दों को पेपर पे लिखूं, उसे एक वाइडर ऑडियंस तक लेकर जाऊं, उस मैसेज को पहुंचाऊं। और बहुत जरूरी है बात करना, बहुत जरूरी है अपने आप को व्यक्त करना, अपने उन विचारों को बाहर लाना जिनके साथ आज करोड़ों महिलाएं जूझ रही हैं, अपनी परेशानियों को अपने तक सीमित करके रख रही हैं। वो आपने एक माध्यम दिया है अपने आप को और महिलाओं को भी कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। तो अपने इस लेखन के माध्यम से आपकी जो जर्नी रही है इतने सालों की, जो आपने इतनी औरतों को ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, आप मिली हैं, आपने उनसे बात किया है, उसका एक छोटा सा सार, एक सारांश आज आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करिए, खास औरतों के लिए। जी, खास तौर पे मैं औरतों के लिए यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी अपने दिल में दबाना गलत है। बात कीजिए, जो भी तकलीफ होती है, जिससे भी तकलीफ होती है,
हमें अपना मुंह खोलना चाहिए, जरूर बताना चाहिए, क्योंकि जो दब गया वो जख्म बनेगा, और जो जख्म बना वो नासूर बन के आपको तकलीफ देगा, और अगले को पता तक नहीं चलेगा कि वो किसकी वजह से ये आप तकलीफ झेल रहे हैं। आप परिवार की धुरी हैं, आप समाज की धुरी हैं, आपने हमेशा समाज को कुछ दिया है और अच्छे नागरिक दिए हैं, समाज का निर्माण किया है, आप कैसे तकलीफ में हो सकती हैं। तो ये एक जो है एक रेमेडियल तौर पे मेरा यही सलाह होगा कि मन की बात जो कहना है वो कहिए, जो लिखना है वो लिखिए, डरिए मत, आपके साथ हम सब हैं, और अपने आप को हमेशा ही शक्तिशाली समझिए, क्योंकि हमारा समाज वैदिक युग की जो भारतीय महिलाएं थी वो बहुत सशक्त थी, और हम आज फिर से उसी ओर चल रहे हैं, और हम अपनी बात कहने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। यही आपके लिए भी अच्छा होगा। वाह, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है अगर हमारी जो सहसाथी हैं, जो एक औरत होकर जब हम इंस्पिरेशन पा सकते हैं कि समाज में अगर एक लेखिका ने अपने जीवन में इतना कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर दबा हुआ भी जो छोटा सा राइटर है वो भी कहीं ना कहीं एक छोटी सी शुरुआत करे। मॉम प्रेसो जो आप बोल रहे थे कि एक ऐप है और भी ब्लॉग्स हैं, वो आपको भी फॉलो करे, आपके साथ भी जुड़े, लिखे और अपने विचारों को व्यक्त करें। ये तो हुई औरतों की बात, बट आप जैसे बता रही थी कि आज की जो यूथ है, आप हिंदी भाषा और उर्दू भाषा का भी उन्हें लिखने में जो सपोर्ट दे रही हैं, जो योगदान दे रही हैं, ऐसे पेरेंट्स के लिए और ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे जो उभरते हुए सितारे हैं, ऐसे जो उभरते हुए हमारे लेखक हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनके लिए मैं ये कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, पढ़ना मत भूलिए। ये जो हम मूवीज देखते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं, वो चीजें बहुत दिन नहीं चलने वाली हैं, बहुत दिन नहीं टिकेंगी। वो जो लास्ट में एग्जाम से पहले वो आता है, आपका एक ट्यूटर आता है यूट्यूब में, आपको चैप्टर पढ़ाता है, नहीं, चाहे आपका पाठ्यक्रम है उसको भी पढ़िए। उसके अलावा अपने फ्री टाइम में आप साहित्य पढ़िए जो समझ में आता है। उर्दू शायरियां बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। मैंने खुद जो बताया कहकशां ग्रुप में हम युवाओं को प्रेरणा देते हैं, उर्दू का रोज एक शब्द उसमें दिया जाता है, उसके संपादन समिति में मैं भी अपना योगदान देती हूँ। अच्छा। तो एक शब्द दे करके उसका अर्थ, उससे संबंधित जो भी शेर हैं उनको दिया जाता है, जिससे कि आप समझ सकेंगे। ये अपनी धरती है ना, वो बहुत इनहेरिटेड रही है, सिर्फ साधु संत से नहीं, बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों से, नोबेल प्राइज विनर्स, कितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं हमारी धरती पे जी। तो उनसे अछूते ना रह जाएं। टेक्निकली हम बहुत साउंड हो रहे हैं, टेक्निकली हम बहुत आगे जा रहे हैं, पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक वैक्यूम आ रहा है, जो आपका वो इमोशन है कहीं ना कहीं दब जा रहा है, जो कि मैं भी सीख ही रही हूँ। कहकशां ग्रुप में जाने के बाद आनंद जी हैं, वो बहुत हम लोग को हमेशा इंस्पायर करते हैं। तो एक शायरी है, उल्फत मोहब्बत अमानत खयानत, उल्फत मोहब्बत अमानत खयानत, नाराज थी उससे मगर, नाराज थी उससे मगर, एक दफे लिया जो उसका नाम, सब भुलाकर मोम हुई। अरे वाह। अगला है, वो बेगुनाह बन जाएगा, वो बेगुनाह बन जाएगा, सफाई देकर अपनी, बेहतरी इसी में है कि मैं किसी का नाम न लूं। वाओ। पता उसको भी है, पता उसको भी है कि उसकी खता क्या है, पता उसको भी है कि उसकी खता क्या है, सजा उसकी यही है कि कोई इल्जाम न दे, सजा उसकी यही है कि कोई इल्जाम न दे। कल तक जो दुआओं में थे, कल तक जो दुआओं में थे, कर न सके मेरी दवा, कल तक जो दुआओं में थे, कर न सके मेरी दुआ, दिल का आलम ये है कि मेरा ही मेरा ना हुआ, दिल का आलम ये है कि मेरा ही मेरा ना हुआ। और आखिरी जी, आखिरी जिसे आप सभी लोग अपने आप को रिलेट कर सकेंगे, एक एक सांस अपनी, एक एक सांस अपनी किसी न किसी की ऋणी है, एक एक सांस अपनी किसी न किसी की ऋणी है, सभी ठहरे गरीब यहाँ न कोई धनी है। वाओ, वेरी वेरी डीप। तो यही है अभी जी। जो कर रही हूँ, लेकिन आपने बहुत बड़े बड़े शायर हुए हैं जिनको पढ़कर सीख रही हूँ, जी, तो ये सफर अभी जारी है। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत एक सफर है, बहुत ही आपकी जीवनी एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि खुद स्वयं के लिए आप लिखती हैं, आप मतलब कविता भी करती हैं, ब्लॉगिंग भी करती हैं, बट उसके अलावा जो आप सोसाइटी को वापस इतना कुछ दे रही हैं, वो भी अपने आप में काफी इंस्पायरिंग है, काफी
प्रोत्साहजनक है। ये मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस कोशिश से, अपने इस योगदान से ऐसे बहुत लाखों लोगों की जिंदगी को आप छुए। आपकी तरह आपसे इंस्पायर होके आपके काफी स्टूडेंट्स आगे आए, इस दुनिया में अपने इस शब्दों की माया जाल को बनाए रखें और हमें इसी तरह से कई किताबें, कई कविताएं देते रहें ताकि आगे की जनरेशन भी इस रस को अपने आप में इम्बाइब कर सके। आप हमारे साथ आज स्टूडियो में आई, हमारे साथ जुड़ी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आपकी कविताएं सुन के, आपके शेर सुन के, आपसे बात करके। थैंक यू सो मच आर्या जी, चमेली में आकर हमसे बात करने का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पूनम जी। थैंक यू। तो आज हम स्टूडियो में बात कर रहे थे आर्या जी से, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल लेखिका, कवित्री और ब्लॉगर है। उन्होंने आज हमसे बात करी अपनी जीवनी के बारे में, अपने सफर के बारे में कि कहाँ बचपन में उन्होंने दूसरों को देखकर, अपनी दोस्तों की जीवनी से इंस्पिरेशन लेकर, आसपास की जो औरतें हैं उनकी स्ट्रगल से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने जो कविताएं लिखी, उन्होंने जो कहानियां लिखी। बहुत ही पब्लिश्ड राइटर है, जिसके लिए उन्हें काफी पुरस्कार मिले, काफी उनकी प्रोत्साहन भी हुई हर जगह। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पब्लिश हुई है। 32 महिलाओं ने एक बुक लिखी है, ऑनलाइन वुमनिया, जैसे मैंने पहले भी कहा, जरूर पढ़िएगा। और आज हमारे साथ चमेली के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए मैं पूनम गुलेछा, नमस्ते।